हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक महिला और बाल अपराध और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कानून। राजस्थान पुलिस के सिलेबस में ये इसी बार नया टॉपिक जोड़ा है और इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और वो सारे क्वेश्चन हम जो पढ़ेंगे उसमें से आएगा। तो आप सब लास्ट तक जुड़े रहिए और ध्यान से हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। और इसमें हम महिलाओं से संबंधित और बालकों से संबंधित जितने कानून हैं और उन कानूनों को समझेंगे। आईपीसी और सीआरपीसी और भारतीय संविधान में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण धाराएं और अनुच्छेदों की भी हम चर्चा करेंगे और साथ साथ में इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण जहाँ से बन सकते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ तैयार किया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए और उन सारे क्वेश्चन की भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो हम चलते हैं अब इस टॉपिक की ओर। तो राजस्थान पुलिस का टॉपिक है। राजस्थान पुलिस में यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और टॉपिक का नाम है महिला और बालकों के प्रति अपराध और उनसे संबंधित कानून। यहाँ पर भारतीय संविधान की अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में इसका कहाँ पर प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर देखो अनुच्छेद आता है 15। अनुच्छेद जो 15 है इसमें लिखा है कि महिलाओं तथा बालकों के विकास के बारे में। देखिए, महिलाओं तथा बालकों के विकास के लिए सरकार महत्वपूर्ण योजनाएं बना सकती है। तो उनके बारे में आर्टिकल कौन सा है? 15। अनुच्छेद 15 महिलाओं तथा बालकों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। यहाँ पर अनुच्छेद 23 और 24 जो है महिलाओं, बालकों, पुरुषों के शोषण से मुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम से संबंधित है और अनुच्छेद 23 जो है उसमें लिखा है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक, और दुर्व्यापार यहाँ पर महिलाओं का भी किसी स्तर पर होता है तो उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 39 आर्टिकल जो 39 है वो महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करता है कि अगर एक ही प्रकार का काम महिला और पुरुष करती है तो उनके वेतन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसमें बालकों के बाल्यकाल के संरक्षण की बात की गई है कि बालकों का बचपन अच्छा होना चाहिए। इनका बचपन अच्छा होगा तो देश का भविष्य अच्छा होगा। तो बालकों के बाल्यकाल का संरक्षण करें। यहाँ पर आर्टिकल जो है 51 ये लिखा है, इसमें जो 8वां मूल कर्तव्य है इसमें महिलाओं के सम्मान करने की बात की गई है कि आप महिलाओं का सम्मान कीजिए और ऐसी कुरीतियों का त्याग करें जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। एक इसमें कर्तव्य है 11वां है जो बालकों से संबंधित है। बालकों की शिक्षा के बारे में लिखा है इसमें कि 6 से 14 वर्षीय बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। तो यहाँ शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने की बात इसमें की गई है। हम भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड क्या है। देखिए, इंडियन पेनल कोड की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश काल का कानून है। ब्रिटिश काल में जो कुछ महत्वपूर्ण कानून बने थे, धाराएं बनी थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण जो है पेनल कोड जो है इसको हम आईपीसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 1860 में इस आईपीसी की शुरुआत हुई थी और उस समय देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी और लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बना था जो भारत का पहला विधि आयोग कहलाता है, विधि आयोग। अब इस विधि आयोग ने सिफारिश की थी 1860 में इस कानून की कि भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार की धाराएं होनी चाहिए जो ब्रिटेन में है उनसे जुड़ी हुई धाराएं भारत में उनको लागू किया था और 1862 में इसको पूर्णतः देश में लागू कर दिया था। और इस पूरे कानून को हम कहते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता, जिसमें टोटल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। जैसे संविधान है, संविधान भी एक प्रकार का कानून है और उसमें 22 अध्याय और 22 जो है पार्ट और उसमें 395 अनुच्छेद है। इसी प्रकार से यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी में अनुच्छेद की जगह धारा बोलते हैं और संविधान में जो प्रावधान है उनको हम अनुच्छेद या आर्टिकल बोलते हैं और यहाँ पर धारा या कोड बोलते हैं। अब ये आईपीसी है क्या, दंड संहिता है क्या? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अपराध को परिभाषित किया गया है कि अपराध क्या होता है, उसको परिभाषित इसमें किया गया है। अपराध क्या है?
और किस अपराध के लिए कितनी सजा और कितना जुर्माना होना चाहिए, ये इसमें प्रावधान है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आईपीसी है क्या, भारतीय दंड संहिता क्या है, तो भारतीय दंड संहिता अपराध को परिभाषित करने का कानून है जिसमें दंड के प्रावधान किए गए हैं, तो उसे हम कहते हैं आईपीसी। तो हम यहाँ पर धाराएं जो है बार बार जो आएगी तो उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए पहले ये है क्या दंड संहिता उसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी आती है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखो यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इस डिफरेंस को आप समझने की कोशिश करें। इसमें प्रक्रियाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्रक्रियाओं का, यानी कि प्रोसीजर है, नाम से पता लग रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुलिस किसी आरोपी को जब गिरफ्तार करेगी तो क्या प्रक्रिया अपनाएगी। आरोपी अपना पक्ष रखेगा न्यायपालिका में, अपना पक्ष रखेगा, निर्दोष साबित करने का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। पुलिस की गिरफ्तारी, पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है वो लिखी हुई है, और साथ साथ न्यायपालिका उसको जब सजा सुनाती है वो कौन सी प्रक्रिया है, उन सभी प्रक्रियाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया। देखिए, गिरफ्तार करने की प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा सजा देने की प्रक्रिया, आरोपी द्वारा अपना पक्ष रखने की प्रक्रिया, अब आरोपी को जमानत मिलेगी या गैर जमानती होगा, तो ये इस प्रकार के प्रावधान है। टोटल 37 भाग और 484 धाराएं हैं इस सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी और आईपीसी ये दोनों अलग अलग जो है संहिताएं हैं। तो अब यहाँ पर कई ऐसी धाराएं आएगी जो सीआरपीसी से जुड़ी होगी। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और कई धाराएं आईपीसी से संबंधित होगी। तो देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहां पर आप समझ में आ गया होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता में अंतर क्या होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860 के अनुसार महिला की ओर ताक झांक करना अपराध माना गया है। धारा 354A, धारा 354B, 354C, 354D, ये 3 प्रकार, ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। और क्वेश्चन है आईपीसी का और महिला की ओर ताक झांक करने से संबंधित। तो इसका सही आंसर आप देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, सी। धारा 354C में महिलाओं की ओर ताक झांक करना अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है और इसके कड़े दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। तो अब देखते हैं हम जो 354 है, जो धारा 354 है उसकी हम बात करते हैं। तो धारा 354 जो है, अब वो क्या कह रही है। धारा 354 कह रही है कि स्त्री की लज्जा भंग करना, यानी कि बदनाम करना, उसकी लज्जा भंग करना और उसके इरादे से उसके ऊपर हमला करना, तो वो 354 में ये सब आते हैं। अब 354A क्या कह रहा है, यौन उत्पीड़न के लिए, और उसमें सजा का प्रावधान किया 354A कि अगर किसी का यौन उत्पीड़न किया जाए तो उसको 3 वर्ष की सजा का प्रावधान उसके लिए होगा। बी कह रहा है 354B बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना, और 354C कह रहा है किसी स्त्री की ओर ताक झांक करना, और 354D कह रहा है कि किसी स्त्री का पीछा करना, और 509 कह रहा है कि स्त्री की लज्जा भंग करने वाले शब्द या अंग विक्षेप या अंगों को हिलाना, इस प्रकार के कुछ इशारे करना या शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार की कुछ हरकतें करना, वो 509 के अनुसार जो है इस प्रकार से कानून का उल्लंघन है। और स्त्री की लज्जा भंग करने वाले जो शब्द है या इशारे वगैरह है उनसे संबंधित यहाँ दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद, ये जो धारा 354 है, ये धारा 354 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कई अलग अलग पार्ट हैं। तो इन पार्ट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे देखो, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार की न्यूनतम सजा कितनी रखी गई है। तो रेप की जो न्यूनतम सजा है 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या
12 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ए 20 वर्ष। यानी कि जो संशोधित कानून है उस संशोधित कानून के अनुसार इसमें सामूहिक बलात्कार की न्यूनतम सजा 20 साल रखी गई है। भारतीय दंड संहिता, अब देखो जो कानून है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित थोड़ी सी डिटेल। अब इस डिटेल में धारा 376 डी, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो धारा 376 डी का क्वेश्चन था। और ये क्या कह रहा है, देखो यहां पर लिखा हुआ है सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप, और उसकी न्यूनतम सजा 20 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। 20 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? सहमति से यौन संबंध की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। और इसमें महिलाओं का पीछा करना, ताक झांक करना इसमें दंडनीय माना है। और पहली बार में इसको जमानती है, और अगर दोबारा गलती किया तो वो गैर जमानती है, यानी कि जमानत भी नहीं होगी उसमें। तेजाब हमले में 7 वर्ष से आजीवन या जीवन पर्यंत सजा के प्रावधान किए गए। आजीवन कारावास और जीवन पर्यंत में अंतर है। आजीवन कारावास जैसे 20 साल पूरे हो गए तो उसको छोड़ दिया जाएगा। जीवन पर्यंत का मतलब होता है मृत्यु भी जेल के अंदर ही हो आपकी, जब तक मृत्यु नहीं हो जाए तब तक सजा। तो तेजाब हमले को लेकर इसमें काफी बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो जो 376 डी है तो उसमें सामूहिक बलात्कार, और 376 जो है वो महिलाओं के इस प्रकार से बलात्कार और उनकी लज्जा भंग से संबंधित प्रावधान करती है। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपसे, पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। इसका उल्लेख किस धारा में? धारा पूछिए आपसे तो धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी। तो इसका आप आंसर बताइए कि ऐसी परिस्थिति में उसको रेप केस में शामिल किया जाएगा, और उसका उल्लेख देखिए धारा 376 बी में। तो धारा 376 बी क्या कह रही है कि इस प्रकार की अगर परिस्थितियां बने तो वो सामूहिक बलात्कार ही माना जाएगा, यानी कि वो रेप ही माना जाएगा जब इस प्रकार से जबरदस्ती कोई किया जाता है। तो 376 जो है ये कोड 376 वो रेप से संबंधित है, बलात्कार से संबंधित है। और 376 ए कह रहा है कि स्त्री के बिना सहमति के डरा कर या भय दिखाकर किया गया बलात्कार जिसे स्त्री को गंभीर क्षति या उसकी मृत्यु भी हो जाए। कई बार ऐसा होता है, मृत्यु तक हो जाती है। 376 बी कह रहा है कि पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर यहां पर बलात्कार माना जाएगा। यानी कि अगर मना कर दिया जाए और उसके बावजूद भी ऐसा होता है तो उसको रेप ही माना जाएगा, जो है धारा 376 बी। 376 ए बी कह रहा है कि 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री से बलात्कार। ये 376 ए बी के अंदर इसके प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद में यहां पर बलात्कार की प्रमुख जो धाराएं हैं उन धाराओं में 376 सी, देखिए 376 जो सी है वो क्या कह रहा है, किसी लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा किसी अन्य स्थान पर जहां स्त्री की अभिरक्षा का प्रावधान किया गया है वहां अगर उसके साथ में यौन अपराध होता है तो उसके लिए सजा के प्रावधान कौन सी धारा में है? 376 सी। तो 376 सी जैसे पुलिस हिरासत में अगर कोई महिला है या हॉस्पिटल में कोई महिला है या ऐसी जगह पर जहां महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और वहां पर महिलाओं के ऊपर यौन अपराध जिस प्रकार से कोई घटना हो जाती है तो उसका प्रावधान जो है 376 सी में किया गया है। 376 डी कह रहा है कि एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा महिला के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार, यानी कि गैंग रेप 376 डी में, कोड 376 डी में गैंग रेप के बारे में प्रावधान किया गया। और धारा 376 डी ए ये कह रहा है कि 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार।
और 376 डी बी कह रहा है 12 वर्ष से कम आयु की महिला साथ सामूहिक बलात्कार के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर जो है 376 डी ए और डी बी, बस उसमें उम्र का प्रावधान किया गया है, एक में 16 और एक में 12। उसके बाद में देखो आपसे एक क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53 व 114 किससे संबंधित है? अब साक्ष्य अधिनियम घरेलू हिंसा में महिलाओं की प्रताड़ना, पीड़िता द्वारा न्यायपालिका में साक्ष्य देना, पुलिस द्वारा बलात्कारियों की गिरफ्तारी या इनमें से कोई नहीं। तो साक्ष्य अधिनियम जो है 1872, उसकी धारा जो ऊपर दर्शाई गई है वो बी, पीड़िता द्वारा न्यायपालिका में साक्ष्य देने के बारे में बात की गई है कि न्यायपालिका में जब वो उपस्थित होकर गवाही या इस प्रकार के कोई एविडेंस प्रस्तुत करे, उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो यहाँ पर आता है 53 और 114। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक अलग कानून है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो साक्ष्य अधिनियम क्या कह रहा है, देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53 व 114, यहां पर लिखा है कि धारा 354, 376 व 509 के अधीन पीड़ित महिला द्वारा न्यायपालिका में साक्ष्य प्रस्तुत करना। अभी हमने इन धाराओं के ऊपर चर्चा की थी, जो रेप और इस प्रकार से पीछा करने से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है गतिविधियों से संबंधित है, और यहाँ पर महिला के द्वारा न्यायपालिका में उन लोगों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात यहाँ पर की गई है। तो उसे हम कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो एक क्वेश्चन है आपसे दहेज से संबंधित, दहेज निषेध अधिनियम कब बना था? डाउरी, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट जो है वो कब बना था? 1961, 1861, 1892 या 1971? तो इसका सही आंसर आप लिखें कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए 1961। तो भारतीय दहेज अधिनियम जो है 1961 में ये कानून बना है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि दहेज अधिनियम क्या कहता है, दहेज किसे हम कहेंगे, दहेज की परिभाषा क्या होगी। क्या पिता के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह पर दिया गया जो धन है वो सभी दहेज कहलाएगा? किन परिस्थितियों में कार्रवाई की जा सकती है और किन धाराओं में इसके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो दहेज अधिनियम 1961 कह रहा है, धारा 3 और 4 कि दहेज लेना, दहेज देना। यहां पर लिखा है दहेज लेना और दहेज देना, और दहेज लेने और देने के लिए उकसाना, और वधू के माता पिता या अभिभावकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करना। तो यहां पर जो है धारा 3 और धारा 4 ये दहेज प्रतिबंध अधिनियम की धारा है 3 और 4, उसमें दहेज देना और दहेज लेना या दहेज के लिए यहां वधू के माता पिता को या अभिभावकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाना या मांग करना। तो दहेज निषेध अधिनियम जो संशोधन है 1986 में, उसमें कई संशोधन हुए हैं, और संशोधन में देखो दहेज लेना, दहेज देना और लेने के लिए उकसाना इत्यादि के लिए 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान। यहां पर ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये 15,000 रुपये जुर्माना वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है कि दहेज के लिए जुर्माना, दहेज जो अपराधी है उनको जुर्माना, कितने जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है? तो 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, और 5 वर्ष कैद का भी है, या दोनों हो सकता है या दोनों में से एक हो सकता है, ये न्यायपालिका तय करेगी। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, किस धारा में दहेज निषेध का प्रावधान है? धारा 498A, धारा 304B, धारा 306 या उपयुक्त सभी? ये पूछ रहा है कि दहेज निषेध कौन सी धारा में है। तो इसका सही आंसर है डी। ये जितनी भी ऊपर वाली धाराएं हैं उन सब में दहेज निषेध के अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। धारा 498A कह रहा है
कि दहेज के लिए किसी को उत्पीड़न करना, और धारा 304 बी कह रहा है कि दहेज से होने वाली मृत्यु या लड़की के पति और रिश्तेदारों को उस परिस्थिति में 7 वर्ष या आजीवन कारावास, 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान किया गया है। किस में किया गया है? धारा 304 बी के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ऐसी परिस्थिति में लड़की की मृत्यु हो जाना, कई बार जला देते हैं, कई बार लड़की आत्महत्या कर लेती है। इन परिस्थितियों में 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास के प्रावधान किए गए हैं 304 बी में। धारा 306 इसमें लिखा है कि उत्पीड़न से तंग आकर महिला के द्वारा आत्महत्या को प्रेरित करना। अगर महिला को किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रेरित किया गया है और उस प्रेरित करने से वो अगर उकसाए गए हैं आत्महत्या के लिए, तो उसमें प्रमुख घटनाओं का यहाँ विवरण है और उनके लिए दंड के प्रावधान धारा 306 में किए गए। तो इस प्रकार से दहेज जो है, दहेज एक समाज की बहुत ही ऐसी कुरीति है जिसके कारण महिलाओं का विकास अवरुद्ध हो रहा है। आजकल दहेज प्रथा इतने बड़े स्तर पर पहुंच गई है कि डिमांड होने लगी है दहेज की बड़े स्तर पर डिमांड। यूपी, बिहार और इन राज्यों में तो गवर्नमेंट जॉब लगने पर यह तय हो जाता है कि कांस्टेबल की जॉब लगने पर जो है उसको 4 लाख रुपए पक्का मिलेगा केस दहेज में। सब इंस्पेक्टर लग गया तो आपको जो है कम से कम 15 लाख रुपए की एक गाड़ी मिलेगी। और अगर आप पीसीएस के किसी सिविल सर्विसेज में लगे, राज्य की सिविल सेवा में, तो आपको 25 लाख रुपए का केस दहेज के रूप में दिया जाएगा। अगर आप आईएएस ऑफिसर है तो उसके बाद में तो आप मांगे और आपकी पूरी मांग की जाएगी पूरी। तो ये इस प्रकार से दहेज जो है यहाँ पर कन्याओं का सौदा होने लग गया है। तो ये एक बहुत ही घृणित कुरीति है इस समाज के अंदर। एक लड़की के पिता ने तंग आकर कहा कि क्या जमाना आया है, पाल पोस कर बड़ा करके बेटी भी दो और उसको साथ में ट्रक भर के दहेज भी दो। बेटे का पिता बेशर्म होकर बोला कि चलो फिर ऐसा करो, लड़की को तो रहने दो और दहेज जो है, ट्रक जो है दहेज वाला वो दे दो। तो ऐसे ऐसे लोग भी इस समाज के अंदर है और उन लोगों के कारण आज दहेज प्रथा इतनी घृणित स्तर तक पहुंच चुकी है और इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां कड़े दंड के प्रावधान किए गए। निम्नलिखित में से दहेज माना जाएगा, दहेज किसे माना जाएगा? यहां पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, विवाह से पूर्व, विवाह के अवसर पर, विवाह के बाद या उपयुक्त सभी। यानी कि शादी से पहले लिया गया या शादी के अवसर पर लिया गया या शादी के बाद में, तो यह उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वो दहेज ही है, चाहे आप सगाई के टाइम ले लो, चाहे शादी के टाइम ले लो या शादी के बाद में आप डिमांड कर दो, तो उसको दहेज की श्रेणी में ही रखा गया है। तो देखते हैं स्त्री धन के बारे में और उन दहेज के बारे में कि क्या क्या उसमें शामिल होता है। देखो, स्त्री धन क्या होता है एक्चुअल में? पिता के द्वारा अपनी पुत्री को शादी के अवसर पर कुछ उसको धन, कुछ जेवरात, कुछ नकदी, कुछ जो है इस प्रकार के आइटम, फर्नीचर, बर्तन वगैरह दिए जाते हैं और वो सारा का सारा स्त्री धन कहलाता है। उसको दहेज की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर देखो, लड़के को पेरेंट्स के द्वारा ससुराल पक्ष की ओर से दोस्त, रिश्तेदारों के द्वारा जो गिफ्ट वगैरह, गहने वगैरह जो दिया जाता है, पति पत्नी के कॉमन यूज के लिए जो दिया गया फर्नीचर वगैरह है, टीवी है, ये सामान स्त्री धन माना जाएगा। इन पर पूरी तरह से लड़की का अधिकार होता है, इसे दहेज नहीं माना जाएगा। आजकल जो लोग हैं वो दहेज जब पकड़े जाते हैं कि यार आप लिखते क्या दहेज, अरे भाई साहब दहेज नहीं है, वो दहेज नहीं, वो स्त्री धन है। तो स्त्री धन के बहाने वो छूट जाते हैं। बाकी जब कोई घटना घटती है, ऐसी दुर्घटना होती है, तब जो है वो पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वो जो आजकल हम देख रहे हैं उनको स्त्री धन की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपहार,
शादी के वक्त इस प्रकार के गिफ्ट वगैरह आपने देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे गिफ्ट मिलते हैं, तो क्या इसको हम डाउरी कहेंगे? दैट इज नॉट डाउरी, ये भी दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। स्त्री धन दहेज में नहीं है, और इस प्रकार के जो गिफ्ट वगैरह आते हैं उनको भी दहेज की श्रेणी में नहीं माना गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की जो धाराएं हैं अलग अलग, उसके बारे में देखो हम बात करते हैं, क्या इन धाराओं में प्रावधान किया गया है। यहां पर धारा 2 देखो, ये जो धारा 2 है वो इस अधिनियम की धारा है, 1961 जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम है उसकी धारा है। इसमें लिखा है कि दहेज का मतलब है कोई बहुमूल्य संपत्ति की मांग करना जो है, तब उसको दहेज में मान लिया जाएगा। इच्छा से अगर कोई देता है तो वो दहेज में नहीं आएगा। धारा 3 कह रही है कि दहेज लेना और देना अपराध है। धारा 4 कह रही है कि दहेज की मांग के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। मांग अगर किसी ने की है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। धारा 4A में लिखा है किसी व्यक्ति के द्वारा मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का कोई प्रस्ताव रखना। मीडिया के माध्यम से, यहां पर मीडिया का मतलब ये नहीं है कि मैंने टीवी में जाकर बोल दिया या सोशल मीडिया पे बोल दिया। मीडिया कोई व्यक्ति भी हो सकता है, मीडिएटर जो मध्यस्थता करता है। किसी तीसरे आदमी को बोल दिया कि देखो उनको एक बार जाके बोल दो कि वो गाड़ी गुड़ी दे रहे हैं कि इस बार फॉर्च्यूनर दे रहे हैं क्या शादी में, तो ये जाकर उसने बोल दिया, और जब इस बात का पता लगा तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उस बात के बारे में लिखा है 4A में कि किसी व्यक्ति द्वारा मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का कोई प्रस्ताव, यानी यह लड़की का पिता भी अगर इस प्रकार का प्रस्ताव भेजता है तो वो भी अपराध है, और लड़के वालों की ओर से अगर इस प्रकार से मांग की जाती है तो वो भी अपराध है। धारा 6 कह रही है कि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाना। यहां पर क्या कह रहा है कि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना। जो विवाहिता है उसके अलावा अगर किसी दूसरे को धन दिया गया है क्या, दूसरे को कुछ गहने वगैरह जेवरात वगैरह दिया गया है क्या, तो यहां पर उसको दहेज की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अगर स्त्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पति पत्नी दोनों के लिए कॉमन यूज हो रहा है, तो उसको दहेज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे को दे दिया, आजकल काफी प्रचलन है कि लड़के की शादी में लड़की वालों की तरफ से सोने की अंगूठियां ली जाती है। अच्छा, वो नानी जी की अंगूठी तो आई नहीं, वो नाना जी की आ गई, नानी जी की आई नहीं, दादी जी की भी आई नहीं, दादाजी की आ गई, अरे वो मैं अंकल वो मेरी आई नहीं, अरे वो देवर जी का अंगूठी नहीं मिला। अलग अलग प्रकार की डिमांड है। तो ये क्या है, इसके बारे में यहां पर लिखा है कि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाना। तो ये अन्य किसी लोगों के द्वारा लोगों को जो दिया जा रहा है वो दहेज की श्रेणी में आएगा। धारा 8A कह रही है कि घटना से 1 वर्ष के भीतर शिकायत करना जरूरी है। दहेज की कोई घटना होगी तो 1 साल के अंदर अंदर आपको शिकायत कर देना है, ताकि पुलिस सही समय पर कार्रवाई कर सके। धारा 8B कह रहा है कि दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, कि दहेज अगर किसी क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार से लेन देन होते हैं तो सरकार ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करे। आपके लिए क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर दें 4 ऑप्शन में से। किस अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापनों में महिलाओं के अश्लील चित्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है? स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दहेज निषेध अधिनियम 1961 या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ए, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो इस प्रकार से अधिनियमों के बारे में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो स्त्री अशिष्ट रूप निषेध अधिनियम जो है 1986 वाला कानून जो है उसकी, कि वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है अशिष्ट रूप यानी कि स्त्री का जो गलत रूप
कई बार न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट में या टीवी में या सोशल मीडिया में इस प्रकार की स्त्री को अलग अलग प्रकार से जो दिखाया जाता है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बारे में लिखा है विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रों इत्यादि तरीकों से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक। यहां पर किसी प्रकार से महिला की अश्लीलता नहीं नजर आनी चाहिए और इसके लिए अपराध के लिए 2 वर्ष का कारावास तथा 2000 रुपए जुर्माना, तो ये जो यहाँ पर दंड के प्रावधान किए गए हैं। और अगर अपराध की पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा दोहरा दिया गया तो फिर 5 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये कानून है स्त्री अशिष्ट रूप अधिनियम 1986 का। तो उसमें इस प्रकार से महिला की अश्लीलता का प्रतिनिधित्व अगर कहीं पर हो रहा है तो उसके लिए जुर्माने और दंड के प्रावधान किए गए। क्वेश्चन है राजस्थान में सती प्रथा कानून कब लागू हुआ? राजस्थान में सती प्रथा कानून कब लागू हुआ? 1961, 1833, 1892, 1987। तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 1987। तो राजस्थान में सती प्रथा जो अधिनियम है प्रतिबंधित वाला 1987 में लागू हुआ। लेकिन आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें, विलियम बेंटिक के शासनकाल में राजा राममोहन रॉय के बड़े आंदोलनों के बाद 1829 में नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को बैन किया गया था। लेकिन ये राजस्थान में 1987 का कानून है, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987। अब देखिए सती प्रथा रोक अधिनियम क्या कह रहा है। देखो सती क्या होती है ये तो आप सबको पता है, पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के द्वारा जिंदा उसकी चिता में जल कर मर जाना सती कहलाता है। अब यहां पर ये जो रोकथाम अधिनियम है 1987, ये भारतीय संसद में 1987 में पारित हुआ था और राजस्थान में इसी साल ये लागू हो गया था। भारत में सर्वप्रथम 1829 में सती प्रथा के ऊपर रोक लगी थी और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक के ऊपर प्रभाव था राजा राममोहन रॉय का, और राममोहन रॉय की देन है भारत में सती प्रथा को बैन करवाने में। तो चलिए हम बात करते हैं महिलाओं घरेलू हिंसा की। तो घरेलू हिंसा जो है वो क्या कह रहा है कि ये अधिनियम कब बना था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब बना? 2001, 2003, 2004, 2005। तो इसका सही आंसर है 2005। तो अब देखिए कि घरेलू हिंसा क्या होती है। तो घरेलू हिंसा ये देखिए, ये भाई साहब जो है अपनी मर्दानगी यहाँ पर दिखा रहे हैं, यही घरेलू हिंसा है। घर में महिलाओं के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, मेंटली या फिजिकली उनको टॉर्चर करना, ये सब अपराध में है और इनको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। लॉकडाउन में बताया जाता है कि घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई क्योंकि पति परमेश्वर महोदय इन 5-6 महीनों में घर पर ही थे। तो घरेलू हिंसा में बहुत बड़े स्तर पर इजाफा हुआ है इस बार। तो ये कानून क्या कह रहा है ये देखिए आप। घर में महिला का शारीरिक, मानसिक या लैंगिक दुर्व्यवहार या शोषण या महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, उसका अपमान या तिरस्कार करना तथा उसको अधिकारों से वंचित करना और स्त्री के स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, उसका जीवन या शारीरिक अंग को नुकसान पहुंचाना, अगर ऐसा कोई करता है तो 1 साल तक जुर्माना और 20,000 रुपए 1 साल तक जेल और 20,000 रुपए जुर्माना, इन दोनों में से एक हो सकता है। अगर अपराध थोड़ा सा संगीन है तो दोनों भी हो सकता है। इस प्रकार से यहां पर घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब महिला के साथ हो गया तो शिकायत कहां करे? ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शिकायत करती नहीं, बेचारी घर पे रहती है, चलो क्या करना है, घर का काम है, घर का झगड़ा है, हम किसी प्रकार से मना लेंगे इनको।
लेकिन अगर माने नहीं, एक बार नहीं माने, 2 बार नहीं माने, हर बार ऐसा हो, ऐसी परिस्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय या उप निदेशक या महिला एवं बाल विकास विभाग में जाकर उनकी शिकायत की जा सकती है। क्वेश्चन है आपके लिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून कब बना था? 2011, 2013, 2004, 2005। शाबाश। तो इसका सही आंसर आप देखिए 2013। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस, इसका जो कानून है 2013 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था और संसद में इसे पारित किया गया। देखिए, कह रहा है सरकारी या निजी संस्थाओं में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का मतलब है महिला, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट में है या प्राइवेट डिपार्टमेंट में, अगर उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, उस प्रकार से उसको प्रताड़ना मिली है, तो यहाँ उसके प्रावधान किए गए हैं। देखो, यदि महिला वहां कार्य न भी करे और उसका अगर उत्पीड़न हो जाए, तब भी उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो डिपार्टमेंट में महिला जुड़ी हुई है, हो सकता है वो वहां पर किसी अपनी फ्रेंड के साथ में गई होगी, हो सकता है वो किसी काम से गई होगी और उसका लैंगिक उत्पीड़न वहां पर हो गया, तब भी वहां उसमें उन लोगों को सजा मिलेगी। अब देखिए, जिस संस्था में 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं, वहां एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य है। इस प्रकार की जो समस्याओं का निपटान करें। नियोक्ता द्वारा अगर उल्लंघन किया जाए इस कानून का, नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता का मतलब होता है जो नियुक्तियां करता है, जो अपॉइंटमेंट जो है उनको देता है, और यानी कि भर्तियां करने वाला, अगर इसका उल्लंघन करे तो 50,000 रुपए तक जुर्माना और इस प्रकार से अर्थदंड का प्रावधान इसमें किया गया है। तो कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो है वो 2013 का है। क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा कार्य जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण में पहुंच चुके हम? देखो, जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण अपराध में शामिल नहीं है। गुणसूत्र संबंधी विकृति की जांच करना, जन्मजात अनुवांशिक प्रवृत्तियों की जांच करना, रक्तवर्णिका संबंधी रोग की जांच करना, या उपर्युक्त सभी जो भ्रूण जो लिंग परीक्षण होता है वो उसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि ये भ्रूण की लिंग परीक्षण में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कई बार इस प्रकार से परीक्षण करवाना जरूरी होता है, जो इस उद्देश्य से नहीं होता है कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इस उद्देश्य से ये नहीं होते हैं। तो देखते हैं कि CPNDT एक्ट क्या कहता है। देखो, इस कानून का पूरा नाम देखो, ये नाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। PCPNDT का मतलब होता है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। प्री कॉन्सेप्शन यानी कि गर्भ धारण से, यानी कि बच्चा गर्भाधान पूर्व जो तकनीक होती है जांच करने की, उसे बोलते हैं प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व, यानी कि प्री नेटाल डायग्नोस्टिक, यानी कि प्रसव होने से पहले उसका डायग्नोस्टिक यानी कि चेक करने की जो तकनीक है, उसके बारे में कुछ इसमें प्रावधान किए गए। देखो, इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है भारत में कन्या के गिरते लिंगानुपात को रोकना। लड़कियों की संख्या लगातार कम होने लगी, लड़कों की संख्या में इजाफा आने लगा, तो लड़कियों की संख्या कम होने, इस गिरते लिंगानुपात को रोकना जरूरी था, इसलिए कानून बनाया गया। भारत में इसको सबसे पहले 1 जनवरी 1996 को लागू किया गया था। अब इसमें लिखा है कि भ्रूण जांच करना व करवाना दंडनीय अपराध है, लेकिन निम्नलिखित कार्य अपराध नहीं माने जाएंगे। अब देखो, भ्रूण की जांच करना और करवाना दंडनीय अपराध है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो दंडनीय अपराध में नहीं है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन में चर्चा की थी, जो ऑप्शन आए थे,
कि गुणसूत्र संबंधी विकृति की जांच करना। अगर भ्रूण में कोई गुणसूत्र संबंधी कोई विकृति है, कोई इस प्रकार का कोई कमी है, तो उसकी जांच की जा सकती है, तो वो जो है भ्रूण में शामिल नहीं होगा, कि इस कानून के अंतर्गत उल्लंघन नहीं होगा वो। जन्मजात अनुवंशिक विकृतियों की जांच आप करवा सकते हो। रक्त वर्णिका यानी कि ब्लड से संबंधित जो इस प्रकार के रोग हैं उनकी जांच आप करवा सकते हो। लिंग संबंधी अनुवांशिक कोई रोग है तो उसकी जांच करवाई जा सकती है। अनुवांशिक अपापचय रोग कोई है तो उसकी जांच करवा सकते हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य कोई इस प्रकार के समानताएं रोग है, यानी कि बोर्ड के द्वारा घोषित कोई ऐसे रोग जिनकी आप जांच करवा रहे हो, तो वो इस कानून के अंतर्गत जो है दंडनीय नहीं है। इसके लिए गर्भवती की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना जरूरी है, तो उनके लिए ये लागू है। अगर इसका उल्लंघन किया तो दंड के प्रावधान देखो, 3 साल से 5 साल तक जेल और 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। अगर इस कानून को किसी ने तोड़ा है तो इस प्रकार से उनको जुर्माना और जेल के प्रावधान है। अगला क्वेश्चन आपसे, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब बना? अब हम बात करेंगे अनैतिक व्यापार की, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1961, 1956, 1970 या 1987? तो इसका सही आंसर है 1956। तो अनैतिक व्यापार क्या होता है? अब आप देखिए, अनैतिक व्यापार इमोरल ट्रेड जो नैतिकता में नहीं है वो अनैतिक। देखिए 1956 में बना ये कानून क्या कह रहा है कि व्यावसायिक यौन उत्पीड़न यानी कि वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों से किए जाने वाले व्यापार को यहां पर प्रतिबंधित किया गया है। नाबालिग जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो उसका यौन उत्पीड़न कहीं पर होता है तो ऐसे लोगों को 7 से 10 साल तक की सजा के प्रावधान है। यहां पर आप देख सकते हो, इसी प्रकार से ये पकड़े हुए मुजरिम हैं जो अनैतिक व्यापार में पकड़े गए। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 जो है उसकी कुछ धाराएं हैं, उनको आप देख लीजिए। देखो, एक तो ये है कि ये अपराध संज्ञेय है, कोग्निजेबल। संज्ञेय अपराध का मतलब है कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसा हुआ है, संज्ञेय, और ये बड़ा गंभीर जो है अपराध है। इसलिए यहां पर ऐसी परिस्थिति में पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो उससे पहले बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम आपको गिरफ्तार इस प्रकार से कर रहे हैं। तो संज्ञेय अपराध को गैर जमानती भी रखा जाता है। तो कोग्निजेबल अपराध जिनको कहते हैं, तो अनैतिक व्यापार से संबंधित अगर कोई ऐसे अपराध करता है तो वो इस श्रेणी में शामिल होता है। इसमें धारा 366 क्या कह रही, देखो, 18 साल से कम उम्र यानी कि नाबालिग को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाकर ले जाने पर गैर कानूनी संभोग 10 साल तक की सजा है। धारा 366 21 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए विदेश से लाने पर 10 साल की सजा है। यानी कि विदेश से इस प्रकार से आयात करना लड़की को जिसकी उम्र 21 साल से कम है, 21 साल से कम है, तो 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया। धारा 372 क्या कह रही है? नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना 10 साल की सजा। 373 कह रही है नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए भाड़े पर देना या खरीदना 10 साल की सजा है। तो इस प्रकार से अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो उनके लिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार इस प्रकार से सजाओं के प्रावधान किए गए हैं। संज्ञेय अपराध पुलिस जो है इस प्रकार से बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तलाशी जब ली जाती है, अब देखो कई बार पुलिस तलाशी लेती है तो उस तलाशी में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और आपको इतना पता होना चाहिए, आप पुलिस में जाने वाले हैं। विशेष पुलिस अधिकारी बिना वारंट
तलाशी तब ले सकते हैं जब उनके साथ स्थानीय 2 सम्मानित व्यक्ति हो, जिसमें से एक महिला हो। मान लो कि पुलिस कहीं इस प्रकार से तलाशी लेने के लिए जाती है, तो सबसे पहले तो ये है कि विशेष पुलिस अधिकारी होना चाहिए उसके साथ में, और जहाँ पर तलाश ली जा रही है वहाँ के 2 लोग जो मान्य लोग हैं, ऐसे सम्मानित लोग हैं, वो पुलिस के साथ में होंगे। उन दोनों में एक महिला का होना जरूरी है। इन परिस्थितियों में वो तलाशी ले सकते हैं। वेश्यागृह बंद करवाने का प्रावधान इसमें किया गया है। किसी सार्वजनिक स्थान या रिहायशी बस्ती से 200 मीटर के दायरे में संचालित वेश्यागृह, अगर उसकी सूचना मिले मजिस्ट्रेट को, तो उसे 7 दिनों में खाली करवाने का नोटिस जो है वो दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, मानव तस्करी का, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है 2018। अब देखते हैं कि मानव तस्करी क्या है। मानव तस्करी यानी कि मनुष्यों को पैसों के बदले बेचना, महिलाओं को, बालकों को इस प्रकार से तस्करी करना उनकी, ये कह रहा है 2018 वाला ये जो कानून है। देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018 सभी तरीकों से मानव तस्करी, तरीका कोई भी हो सकता है, पीड़ितों के बचाव का और उनकी सुरक्षा और पुनर्वास के प्रावधान इस कानून में किए गए हैं। किस अनुच्छेद में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बाल श्रम, चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। गुड। चलिए, अनुच्छेद 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खदानों में, होटलों में घरेलू नौकर के रूप में काम करवाना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार से संबंधित है, यानी मानव दुर्व्यापार और बलात्कार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है भेदभावों पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 14 कानून में समानता की बात करता है। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। देखिए, यहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बालक कोई खतरनाक कार्यों में इस प्रकार से लगे रहते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को दंडित किया जाएगा जो बालकों को यहाँ तक लेकर आया है, और बालकों के पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करेगी। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले, ये कानून जो है 1986 का है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के साथ में जुड़ा हुआ है। बाल श्रम, देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखना। बाल श्रम निषेध संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 वर्ष तक के व्यक्ति को कोई भी रोजगार पर नहीं लगाना, 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को जोखिम व खतरनाक कार्यों में नहीं लगाना। अब ये कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। इसमें से सही कौन सा है? एक सही है, कथन 1 व 2 सही है, कथन केवल 2 सही है, और डी कह रहा है कि 1 व दोनों ही गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है यहां से बनते हैं। तो अब देखिए, यहां पर इसका सही आंसर है बी, 1 और दोनों ही सही है। देखिए कैसे, यहां पर लिखा है, ये जो 2016 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में इसके प्रावधान किए गए हैं कि 14 वर्ष तक का अगर कोई बालक है तो उसको इस प्रकार के रोजगार वगैरह न करवाया जाए, और 18 वर्ष तक का कोई बालक है तो खतरनाक कार्यों में, यानी कि इस प्रकार से जोखिम भरे कार्यों में उसको न लगाया जाए। तो यहां पर दोनों ही उसके ऑप्शन सही थे। तो 14 वर्ष तक का तो कोई बालक जैसे इजी काम भी करता है, यहां पर क्रिएटिव काम उसमें शामिल नहीं है। जैसे कोई पुश्तैनी आ गया, जैसे सोनी का बच्चा अगर कोई ऑर्नामेंट बनाता है तो वो उसमें इस प्रकार से शामिल नहीं है। बाकी इस प्रकार की चीज़ें शामिल है होटलों में, घरेलू नौकर वगैरह, ये खदानों में, कारखानों में, यहाँ पर जो इस प्रकार के बच्चों को रोका गया है।
बाल विवाह के संदर्भ में कानून है, इंपॉर्टेंट है, देखो अपने क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें। असत्य कथन आपको बताना है कि गलत कौन सा है। विवाहित जोड़े में कोई एक नाबालिग हो तो बाल विवाह माना जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई भी एक नाबालिग हो। इसमें लड़की की विवाहिक उम्र 21 वर्ष तथा लड़के की 18 वर्ष मानी गई है। इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 से प्रभावी है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो गलत कथन का पूछा है आपको, तो इसका सही आंसर है बी। इसमें लड़की की विवाहिक उम्र 21 वर्ष नहीं 18 वर्ष है, लड़के की 21 वर्ष। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं बाल विवाह के बारे में। बाल विवाह किसे कहते हैं? बाल का मतलब होता है बालक, छोटे बच्चों की शादी करना गैर कानूनी है। शादी तभी की जाए जब बच्चे की, लड़के की उम्र कम से कम 18 साल हो और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल हो, तब वो बालिग माने जाते हैं शादी के लिए। देखिए, विवाहित जोड़े में कोई एक नाबालिग है तो बाल विवाह माना जाएगा, कोई भी एक नाबालिग है तो बाल विवाह माना जाएगा। लड़की की विवाहिक उम्र कितनी है? 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। अब ये अधिनियम कब से प्रभावी है? नवंबर 2007 से प्रभावी है। केंद्र सरकार द्वारा 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके इसे नए कानून के रूप में मान्यता दी। वयस्क पुरुष द्वारा नाबालिग लड़की से विवाह करने पर 2 वर्ष तक कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माना। विवाहित स्त्री के लिए कोई भी दंड का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि स्त्री को भी दंड मिलेगा, स्त्री के लिए दंड का प्रावधान नहीं है, पुरुष के लिए दंड का प्रावधान है। यहां पर अगर कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो पुरुष को दंडित किया जाएगा। देखिए, आपको एक और शादी दिखाते हैं। एक और शादी आप ये देखिए, ये पुरुष और ये है इसकी पत्नी, छोटी बच्ची से उसने शादी कर ली। तो इस प्रकार के कोई शादी करता है तो उनके लिए कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो छोटे बच्चों की शादियां करना गलत है और बच्चों का और देश का भविष्य इससे खराब होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पॉक्सो एक्ट जो है पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है? ये पूछ रहा है कि घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण से संबंधित है, बालकों को घरेलू नौकर से संरक्षण देता है। पॉक्सो एक्ट। तो इसका सही आंसर है सी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यहां पर किया गया है। पॉक्सो एक्ट क्या है देखते हैं हम। देखो, पॉक्सो जो है POCSO, ये जो है फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जा सकती है एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा। इसको शॉर्ट में पॉक्सो बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पॉक्सो, POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस को हम शॉर्ट में बोलते हैं पॉक्सो। 2012 के इस कानून का मूल उद्देश्य है कि बालकों के प्रति जो अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उन अपराधों को रोकना। ये 14 नवंबर 2012 में लागू हुआ था और बच्चों के प्रति यौन हमला, यौन शोषण, उत्पीड़न, अश्लीलता, गोपनीयता इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर इनका उल्लंघन होने पर दंड के प्रावधान क्या है? देखो, 3 वर्ष से आजीवन कारावास तक इसकी सजा का प्रावधान है और पॉक्सो एक्ट में बच्चे की जो उम्र है वो 18 वर्ष तक मानी गई है, यानी कि 18 वर्ष तक का जो है वो बच्चा ही माना जाएगा। यानी कि पॉक्सो एक्ट में ये उम्र पूछी जा सकती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट जो 2012 है उसमें 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप करने पर मौत की सजा के प्रावधान 2018 में जोड़ा गया। यदि अभियुक्त किशोर है तो उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में चलेगा। समय समय पर इस प्रकार के परिवर्तन भी इसमें हुए हैं कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप करने पर
मृत्युदंड मिलेगा। 2018 में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। लेकिन अगर उस समय रेप करने वाला किशोर है, यानी कि उसकी उम्र जो है 16 साल से कम है, तो किशोर न्यायालय में उसका मुकदमा चलेगा और ऐसी परिस्थिति में उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम सर्वप्रथम कब बना? 1986, 2000, 2015, 2011। तो 1986 में सबसे पहले किशोर न्याय अधिनियम का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं कि किशोर न्याय क्या है। किशोर न्याय के बारे में बात करते हैं। देखो, किशोर यानी कि बालकों को, छोटे बच्चे, उनकी देखरेख, उनका संरक्षण 2015। जुवेनाइल जस्टिस इसको बोलते हैं। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, जिसकी उम्र जो है 16 साल तक है, वो किशोर है। केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। देखो, यहां पर जो है सर्वप्रथम ये कानून 1986 में बना था और 2000 में पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। 2006 में 2011 में इसमें कुछ संशोधन हुए। जगदीश चंद्र वर्मा, वर्मा समिति भी इसको कहते हैं, जगदीश चंद्र वर्मा, इस समिति का गठन हुआ था 2015 में और इसने कई इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन भी करवाए थे। आपने सुना होगा 16 दिसंबर 2012 की दिल्ली रेप कांड। दिल्ली रेप कांड में जो 5 लोग थे जो सामूहिक जो गैंग रेप में शामिल, उसमें मृत्युदंड की सजा सुनाई सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें एक नाबालिग था जिसकी उम्र 18 साल से 6 महीने कम थी और सबसे ब्रूटल उसी ने किया था। तो अब यहाँ पर जो है जगदीश चंद्र वर्मा समिति का गठन हुआ था और इन्होंने इसकी उम्र बाद में घटाकर 16 वर्ष कर दी कि अब 16 साल से अधिक का कोई बच्चा इस प्रकार से ये अपराध करता है तो उसको बड़ों के समान सजा मिलेगी। तो ये इसमें 2015 में इसमें व्यापक परिवर्तन हुए थे। 2016 में इसकी नामावली बनाई गई। नामावली यानी कि उसमें अलग अलग नामांकन का ये नियमों का प्रावधान किया गया था, अलग अलग पॉइंट इसमें जोड़े गए थे और टोटल 112 धाराएं हैं और 10 अध्याय का एक बहुत बड़ा कानूनी दस्तावेज है अपने आप में। जुवेनाइल जस्टिस नाम से ये जाना जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस या किशोर न्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं और किशोर न्याय का यहाँ पर 2 प्रकार के बच्चों का प्रावधान इसमें किया गया, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इस कानून में बच्चे जो 2 प्रकार के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। 2 प्रकार के बच्चों को, एक तो वो जो अनाथ है, बेघर है, जिनके पास रहने का घर नहीं है और खाने के लिए अनाज नहीं है और उपेक्षित है, शोषित है, उन बच्चों को न्याय मिले, उसका प्रावधान है। दूसरा, ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अपराध किया हो, जिन्होंने अपराध किया हो, उन बच्चों के यह सुधार गृह के बारे में भेजना और उनके संरक्षण का भी प्रावधान है। सजा का भी नॉर्मल सजा के प्रावधान इसमें किए गए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किशोर न्याय से संबंधित जो है क्या क्या इसमें और प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम 2015, हर जिले में किशोर विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का गठन किया जाएगा और प्रत्येक थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी यानी कि चिल्ड्रन वेलफेयर पुलिस ऑफिसर नियुक्त होंगे। पुलिस बच्चों के सामने सादे कपड़ों में आए, वर्दी पहनकर बच्चों के सामने पुलिस न आए। बालिकाओं हेतु महिला पुलिस कर्मी होना अनिवार्य है। बच्चों को हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगाई जाएगी। बच्चों के आरोपों की जानकारी उनके अभिभावकों को अवश्य दी जाए। बच्चे को किसी कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। हस्ताक्षर जो है बच्चे का नहीं करवाया जाए। अगर पीड़ित लड़की है तो उसके साथ अभिभावक होने अनिवार्य है। तो इस प्रकार से किशोर न्याय यानी कि जुवेनाइल जस्टिस में इसके प्रावधान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, उस आदेश को भी आप पढ़ें, ध्यान से देखें ये क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट 11 अक्टूबर 2017 को ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध स्थापित करना, चाहे वो उसकी पत्नी हो या न हो,
जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे बलात्कार माना जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इस प्रकार से समय समय पर जो है न्यायपालिका अपने आदेशों के तहत भी इसमें कई प्रावधान कर देती है। आपके लिए क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। अब हम कई क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यौन बुराई, यौन हमला, यौन अपराध या कोई नहीं। तो इसमें यौन अपराध यानी कि बलात्कार को अब यौन अपराध नाम से जाना जाए। महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? नहीं वाला बताना है। विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, विधवा पुनर्विवाह। देखो, विधवा पुनर्विवाह तो सही है, ये खराब दशा के लिए जिम्मेदार नहीं है। विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवाएं जो होती है उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, ये अच्छी चीज है। बाकी जो है ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये जो है खराब दशा के लिए जिम्मेदार है। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? 1946, 1955, 1956, 1977। तो इसका सही आंसर आप सोचें, हिंदू विवाहित महिलाओं के लिए भरण पोषण का अधिनियम है ये। तो इसका सही आंसर है 1946, 1946 का कानून है ये। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। 12 साल, 14 साल, 15 साल या 17 साल। तो शारदा एक्ट, इसको शारदा है एक्चुअल में, शारदा एक्ट जो है हरविलास शारदा, तो उनके नाम से ये हो गया एक्ट जो है। देखो ये एक्ट जो है 14 वर्ष का प्रावधान उसमें किया गया है। तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 का जो है ये, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में इसको पारित किया गया था ब्रिटिश काल में। लड़कियों की शादी की उम्र उसमें 14 साल रखी गई थी और लड़कों की उम्र इसमें 18 साल तय की गई थी, और इसमें योगदान था हरविलास शारदा का। बाद में इसको चेंज करके 18 और 21 कर दिया, लड़कियों की 18 कर दी शादी की उम्र और लड़कों की 21 साल कर दी। तो यहां पर पूछा है शारदा एक्ट का, तो वो 14 साल आएगा। हिंदू विवाह कानून किस वर्ष में पारित हुआ? हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1954, 1955, 1956, 1958। तो इसका सही आंसर होगा 1955। हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो 1955 में भारतीय संसद में इसको पारित किया गया। दहेज से अभिप्राय है, यानी कि दहेज किसे कहेंगे, तो उसका अभिप्राय में आप पढ़े देखें। वधु पक्ष द्वारा कन्या के विवाह के अवसर पर स्वेच्छा से दी गई भेंट, वधु के पिता द्वारा विवाह के अवसर पर व्यय की जाने वाली राशि, वधु के पिता द्वारा विवाह के उपलक्ष्य में वधु को स्वेच्छा से दी जाने वाली वस्तुएं, या विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष आवश्यक रूप से लिया जाने वाला, कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं। तो इसका सही आंसर आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर लगा है आवश्यक, डी आंसर है। आवश्यक रूप से लिया जाने वाले की डिमांड की जाती है, ऐसा धन और वस्तुएं दहेज माना जाएगा। बाकी ये दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा, जो स्वेच्छा से दिया जाता है या भेंट दी जाती है। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया? अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी कि वो कमीशन कौन सा था, वर्मा कमीशन। तो इसका सही आंसर है ए, वर्मा कमीशन। जगदीश चंद्र वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, और उनके नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था। 2013 में ये समिति गठित हुई थी। घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से पारित किस आदेश की अपालना का अपराध है? यानी कि कह रहा है कि जो कानून है इसमें किसकी अपालना का एक अपराध है? संरक्षण आदेश, आवासीय आदेश, अभिरक्षा आदेश या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, संरक्षण आदेश, क्योंकि यहां पर स्त्री के संरक्षण का अधिनियम है कि संरक्षण का अगर कोई उल्लंघन करेगा तब जो है वो एक अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय क्या होगा?
सोच में परिवर्तन, कामकाजी महिलाएं एवं हिंसा, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा या उपयुक्त सभी। यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उनको रोकने का उपाय, तो आप बताइए इसमें उपयुक्त सभी। सोच बदलो, सोच, पूर्वाग्रह की धारणा को त्यागो, सोच परिवर्तन होना जरूरी है। कामकाजी महिलाएं जो है, कामकाजी महिलाएं वर्क प्लेस पर उनके ऊपर होने वाले यौन जो है अपराध वगैरह, ये सब जो है, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, ये सारी चीजें जब होगी तो महिलाओं के खिलाफ जो है हम हिंसा को रोक सकते हैं। यहाँ पर कामकाजी महिलाओं के ऊपर भी हिंसा होती है और वर्क प्लेस पर भी होती है, विधवाओं के ऊपर भी इस प्रकार के अत्याचार होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार का समान रूप से अधिकार उसको प्राप्त है? 19, 25, 28, 21, 23 से 24। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर इसका होगा ये अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 एंड 24 में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मी टू, मैं भी, अभी काफी लंबे समय से सोशल मीडिया पर ये रहा था चर्चा का विषय, न्यूज़पेपर में ये काफी चर्चा का विषय रहा था कि भारत में मी टू अभियान किस अभिनेत्री ने उसको हवा दी थी, गीत प्रदान किया था, यानी कि आगे बढ़ाया था, यानी कि शुरुआत किसने की थी। मी टू एक महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न से संबंधित है, जिसमें महिलाएं आगे आकर जो है उन्होंने बताया था, अपनी बातों को बताया कि मेरे खिलाफ भी ऐसा हुआ था, मैं भी प्रताड़ित हुई थी, मुझे भी इस प्रकार से जो है प्रताड़ित किया गया था। तो अमीषा पटेल, तनुश्री दत्ता, दीपिका पादुकोण या काजोल, इसमें से किसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है तनुश्री दत्ता। तो तनुश्री दत्ता ने सबसे पहले ये बताया था कि उसको लैंगिक प्रताड़ना मिली है। तो उसके बाद में तो कई जो फिल्म स्टार ने इस प्रकार से बताया मी टू, यानी कि मैं भी, मैं भी, मैं भी। मी टू अभियान में आरोप का माध्यम क्या था? सोशल मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविजन? यानी कि जो अभियान चला था किसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ था इसमें? तो इसमें सबसे ज़्यादा आजकल जो एक्टिव है मीडिया वो है सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर इत्यादि। तो सोशल मीडिया ने जमकर जो है इसको आगे बढ़ाया था और धमाल मचा दिया था और मीडिया में चर्चा का विषय रहा था और कई लोगों से पूछताछ भी इसमें हुई थी। तो ये था राजस्थान पुलिस का ये टॉपिक, महिलाओं और बालकों से संबंधित अपराधों को लेकर। और आपने पूरा अच्छे से इसको समझा और प्रैक्टिस किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। और बाकी दूसरा, एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, 45 दिन का अंतराल देकर आपको एग्ज़ाम के लिए कहा जा सकता है। तो आप सबको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप सब जो है जल्दी से जल्दी आप जॉब लगें। और ये हमारी पूरी आपके लिए दुआएं हैं और हमारा पूरा आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर और आप अच्छी तैयारी करें। और इस बार कोरोना महामारी ने आपको एक बहुत अच्छा अवसर भी दिया पढ़ने के लिए, घर पर आपने इस समय का बहुत सदुपयोग किया। तो आपके लिए अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब आप करके दिखाएं, वो जो आपने तैयारी की है उसको करके दिखाना है। और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और एग्ज़ाम के लिए हम कितना तैयार है ये मायने रखता है। दूसरा, मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना। स्टूडेंट के लिए एक करंट अफेयर को लेकर बहुत बड़ी समस्या है और उसका समाधान मैंने किया है। पिछले 10 सालों के, 15 सालों के आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। करंट का बेसिक ज़्यादा पूछा जाता है। करंट का क्वेश्चन है तो उसमें पॉलिटी जोड़ दिया, करंट के साथ में ज्योग्राफी जोड़ दिया, करंट के साथ में हिस्ट्री भी जोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम पता नहीं लगा पाते हैं कि करंट का है या
ये कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का है। 60% के समथिंग क्वेश्चन करंट से जुड़े होते हैं, लेकिन वो उसका बेसिक होने के कारण हमें पता नहीं लगता है कि करंट का है क्या। रियल में वो करंट का ही क्वेश्चन। जैसे मान लो कि अभी लेबनान में एक बहुत बड़ा अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ था, ये करंट की घटना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लेबनान का पड़ोसी है। आप क्या कहोगे? तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है? नहीं, ये करंट का बेसिक है। आप नई नई जो घटनाएं घट रही है उनको आप ध्यान से अगर देखें, जैसे राजस्थान में अभी सरकार संकट में जो चल रही है और काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो रहा है, तो हालांकि अब तो उनका समाधान हो गया, लेकिन करंट की एक घटना है। अब पूछा जा सकता है कि बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, करंट से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए अभी हमने एक चैनल लॉन्च किया है। उस चैनल का नाम है रिसर्च बाय ईश्वर। रिसर्च बाय ईश्वर, इस चैनल के माध्यम से आप जो है बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आप ज़रूर उस चैनल के ऊपर जाइए और इन मुद्दों को आप विस्तार से ध्यान से पढ़ें। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।